Good morning, everyone. तो बच्चों वो लॉकडाउन वाली कंडीशंस तो एक्सटेंड हो गई हैं नवंबर 30th तक। तो विच मीन्स कि मतलब 30th तक तो पक्का ही रेगुलर क्लासेस शुरू नहीं हो सकती। हाँ, डाउट्स वाली तो शुरू हो रही है नेक्स्ट वीक से। इस संडे कौन सा डाउट है आपका? इस संडे थोड़ी टेस्ट है, अगले संडे है ना? नहीं सॉरी, इस संडे। हॉस्टल्स का अभी देयर इज नो आइडिया। अच्छा, डू यू वांट टू गिव द टेस्ट इन iQuest? ठीक है, तो चलो फिर मैं आपको ना अभी। नहीं, मैं तो खुद नहीं सजेस्ट करता, मेरे अकॉर्डिंग तो घर से दो सेफली। बट अगर आप चाहते हो तो फिर मैं आपको अभी आज मैसेज भेजता हूँ, एक आपको व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज। वो आपने कंसेंट फॉर्म पेरेंट्स से साइन करवा के उस मतलब उसमें लिखा हुआ है प्रोसेस क्या करना है, वो अपलोड करना है। तो जिन जिन का वो आएगा उनको दे कैन गिव। हाँ जी, इसमें बच्चों बी पार्ट एक्सरसाइज 0, एनी डाउट्स? यस, इन केस यू आर कमिंग टू iQuest वो स्ट्रिक्टली भरना जरूरी है, अदरवाइज यू कैन नॉट कम। ये फर्स्ट के आंसर में कुछ गड़बड़ है। यस, क्या आता है बताना? 0.0125 आता है। मैं कहाँ पे चेंज कर दूं जिससे काम बन जाएगा क्वेश्चन की वैल्यूज में? 0.2 सेंटीमीटर की जगह कर दूं? अच्छा, ये आप कह रहे हो सिर्फ ए ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है? ए ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है ना? बाकी ठीक है या उनमें भी है? सर वो तो इंटू 3 है ना, मतलब जैसे हाँ, सब में ही इंटू, होगा ना फिर। हाँ सब में ही है। आगे बच्चों, बच्चों ये जो सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, ये आपको समझ आ रहा है? मतलब धक्के से आंसर निकालना हो वो तो
आप ये कर सकते हो कि सीधा-सीधा मतलब हमने 1 सेंटीमीटर को बीटा से डिवाइड कर दिया, है ना? लेकिन अब वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप कौन से वाला 1 सेंटीमीटर लोगे। है ना? तो जैसे मान लो आपकी जो फ्रिंजेस हैं वो इस तरीके से बन रही हैं। तो अब अगर आप 1 सेंटीमीटर एक केस हो सकता है पूरा ऐसे ले लो, तब 4 आएगा, वो भी डिपेंड करता है कि दोनों एक्सट्रीम वाले लेने हैं कि नहीं लेने। बट एक केस हो सकता है आप 1 सेंटीमीटर कुछ ऐसा ले लो, है ना? तो वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए था। या मैक्सिमम लिख दें, तो भी काम बन जाएगा। सर यस। अगर मैक्सिमम भी लिखा हो फिर भी हम 20 तो नहीं लेंगे? हाँ, उसमें ये भी लिखा होना चाहिए कि एक्सट्रीम्स वालों को इंक्लूड करना है कि नहीं करना। वो एक्सट्रीम्स वालों का वो फिर वो एक्सरसाइज 0 वाला काम नहीं करना कि एक साइड का इंक्लूड करना है तो 19 हाँ, लगा दे। वही बिल्कुल, वो क्लियरली मेंशन्ड होना चाहिए। हुँ। आगे बचो। 7th question, maximum is formed just opposite to each slit, right? मतलब y equal to d/2 जो है, ऑर्डर का मतलब क्या है बच्चों? n की वैल्यू बतानी है। तो आपको ये बता दिया कि 7th में कि y equal to d/2 जो है वो मैक्सिमा है। तो d/2 हो गया n lambda d/d। तो इससे आपके पास n की वैल्यू आ गई। सर सर इसके अंदर हाँ जब जी। आपने 7th क्वेश्चन किया है आपने मतलब ये नहीं मान ली कि वो इक्विडिस्टेंट है या फिर ये गिवन है? नहीं ये गिवन क्यों, नहीं ये है। स्टैंडर्ड कंडीशन होती है इक्विडिस्टेंट वाली। तो मैं मतलब ऐसे कह रहा था कि मैंने ऐसे किया था कि डी उसको मतलब उनके सम को डी कर दिया था 2n लैम्डा d/d को, मतलब वही किया वो मतलब हाँ, नहीं उससे भी जाएगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट हम जितना YDSE मतलब हम करते हैं ना, वो स्टैंडर्ड असम्पशन यही होती है कि स्लिट्स के सेंटर वाले डिस्टेंस से ही वो कर रहे हैं हम मेजर सारा कुछ। 11th बच्चों अभी मैं करवाऊंगा, रुक जाओ। नाइन्थ क्वेश्चन, आपको 75% इंटेंसिटी चाहिए। तो उससे आप cos थीटा निकाल लोगे। सर हाँ जी। सर मेरा जो आंसर आ रहा है ना, मतलब इसका आंसर हो रहा है 20 mm आ रहा है सर। 20 mm में मेरा मेरा उल्टा मतलब इतनी आ रही है कि जो डेंसिटी आ रही है वो 25% आ रही है मेरी। देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन बना आपका 3i = i + i + 2i cos थीटा। तो यहाँ से आपके पास cos थीटा की वैल्यू हाफ हो गई। ठीक है। तो इसका मतलब अब कैसे पॉइंट्स हुए? थीटा = 60, थ्री हंड्रेड एटसेट्रा। तो आप थीटा = 60 के करस्पॉन्डिंग y निकाल लो, थीटा = 300 के करस्पॉन्डिंग y निकाल लो। बट माइंड में ये भी रखना है कि जरूरी नहीं है कि आपका आंसर y2 - y1 ही हो।
आपका आंसर 2y1 भी हो सकता है। ये समझ रहे हो क्यों? जो मैंने आपको कल भी कहा था बच्चों, ध्यान रखो कि स्क्रीन के ऊपर और नीचे सारा सिमेट्रिक होता है। तो जितना डिस्टेंस ऊपर बनेगी उतना डिस्टेंस नीचे भी बनेगी। तो अब आपको मिनिमम बोला है क्वेश्चन में, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिस्टेंस कम आ रहा है, ये वाला कम आ रहा है कि ये वाला कम आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। ठीक है, यू नीड टू चेक दिस। जिनका नहीं आ रहा आंसर उन्होंने यही गलती ही की होगी ना। यस सर। सर मेरा ना वही सर 60 पे मेरा ना 0.10 आ रहा था सर, तो उस हिसाब से मेरा 0.30 ही बन रहा था, तो अब बन जाएगा ना वो 2/1 हो जाएगा। ठीक है सर, डी आ जाएगा उससे। आगे सी का फर्स्ट, हाँ जी, सी का फर्स्ट क्या होगा? ये कैसे गलत कर सकते हो यार? डी आएगा। क्यों? वेवलेंथ ही अलग अलग हो गई, तो क्या इंटरफेरेंस होएगी? सोर्सेस कोहेरेंट ही नहीं बचे। जिन्होंने गलत किया है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं अपने आप को, यू कैन किक योरसेल्व्स। कर लिया? आगे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या मीनिंग है? विच वेवलेंथ विल बी एब्सेंट, है ना, मतलब किनका डार्क फ्रिंज बन रहा है। तो आपको ये बताना है कि 1 mm पे कौन सी वेवलेंथ का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो आप क्या कंडीशन बनाओगे? ये देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट है फिफ्थ क्वेश्चन। तो आपकी कंडीशन ऐसे बनेगी कि 1 mm is equal to n minus half lambda d कितना है 50 सेंटीमीटर, मतलब 500 mm d बाय d। तो आपका ये लैम्डा बन गया 1/n minus half into 1000 mm। लेट्स कन्वर्ट इट टू नैनोमीटर। कितना नैनोमीटर हो गया? 1 mm is 1000 नैनोमीटर। तो फिर ये सिंपली 1000/n minus half नैनोमीटर आ गया, है ना। अब हिट एंड ट्रायल। अब आप ये देखोगे कि बच्चों इन क्वेश्चन में ना हिट एंड ट्रायल बन जाता है बहुत बार, ये ध्यान रखना। तो अब आप ये देखोगे कि n की कौन सी वैल्यू से विजिबल लाइट में आ सकता है। तो जैसे अगर मैं n को 1 डालता हूं तो 2000 हो गया, वो नहीं आएगा। n को 2 डालेंगे तो वो क्या बन गया 2000/3, वो बन गया। n को 3 डालेंगे तो वो 2000/5 बन गया, 400, वो भी बन गया। तो
तो बेसिकली ये दो वेवलेंथ्स आ गई हमारी, 400 और 2000/3। ये वाली वेवलेंथ्स एब्सेंट होंगी। पीछे कुछ और दिया हुआ है बच्चों? ये क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है। और बी पार्ट मतलब उल्टा, ब्राइट फ्रिंजेस। सब कुछ सेम करना है, बस नीचे n-½ की जगह n आ जाएगा। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि तब तो एक ही बन रहा है ना, n = 2 वाला। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। सिक्स का बी भी बिल्कुल सेम। Find the wavelengths missing at a point on the screen directly in front of one of the slits. तो 6 बच्चों हो गया, इसका आंसर आ गया। ओके। 6 में ऐसा है क्या कि मतलब एक और ऑप्शन भी बन सकती है, इज इट? इसके अंदर जैसे सिर्फ दो गिवन है कि b²/d और b²/3d, मतलब मैं ऐसे कह रहा हूँ कि वो मतलब जैसे 0.5 और 0.7 ऐसे, और बन सीरीज सकती है। बनेगी। यस यस, वो तो Yes, n की टर्म्स में आएगा, जनरल आएगा। yes. करेक्ट। या क्वेश्चन में ऐसे लिखा होना चाहिए कि फर्स्ट टू वेवलेंथ्स से कुछ। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1। फर्स्ट का आंसर क्या दिया हुआ है? सी आएगा बच्चों, वो तो हमने कल पढ़ाई है, सी आएगा। ये बच्चों सेकंड क्वेश्चन, कंट्रास्ट का मतलब होता है I max upon I min। ये टर्म कहाँ सुनी है कभी? कंट्रास्ट रेशो टीवी में होती है ना, फोन में भी होती है, जहां भी डिस्प्ले आ गया कोई। सर हाँ जी। सर कंट्रास्ट रेशो जैसे डिस्प्ले जहाँ पे भी आता है, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस में फर्क क्या होता है? ब्राइटनेस तो ये है कि इन जनरल कितनी ब्राइटनेस है ना। कंट्रास्ट आपको ये बता रहा है कि वो कितना वेरी कर सकता है, मतलब ब्राइटेस्ट पॉइंट और डार्केस्ट पॉइंट में कितने टाइम्स का फर्क हो सकता है। तो बेसिकली जितना ये रेशो ज्यादा होएगी, उतना आपको अलग अलग पॉइंट्स ज्यादा डिस्टिंक्टली दिख सकते हैं। एक जो जनरल ब्राइटनेस होती है वो स्पेसिफाइड, अगर आपने देखा हो बच्चों फोन में भी या टीवी में, वो स्पेसिफाइड होती है निट्स में, NITS, मेरे ऊपर ही रखा है नाम। तो
उसका मतलब ये होता है कि जितनी ब्राइटनेस ज्यादा, मतलब जैसे आपने कहा होगा मोबाइल फोन्स हैं, अगर आप मोबाइल फोन को सनलाइट में ले जाओगे तो कई बार दिखता नहीं है प्रॉपरली। तो जितनी ज्यादा निट्स होएगी उसकी ब्राइटनेस, उतना आपको दिख जाएगा। बेसिकली वो खुद उसका स्क्रीन भी इतनी ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये लैपटॉप्स, टीवीज वगैरह अगेन सब में ये होती है। सेम बच्चों प्रोजेक्टर में यूज होती है। ठीक है, अगर किसी प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस कम है तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्टर बहुत डार्क रूम के अंदर ही काम कर पाएगा, नहीं तो आपको उसकी पिक्चर दिखेगी ही नहीं। आगे बच्चों, हो गए? सर जो हमने क्वेश्चन किया था ना कि हाइपरबोला शेप होती है, जो मॉड्यूल है ना उसके अंदर गिवन है कि मतलब दो केसेस गिवन है। एक तो वो कह रहा है कि हाइपरबोला तो स्ट्रिक्टली होगा ही होगा, अगर हम अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं कि डी मतलब तो स्ट्रेट लाइन हो गया। हाँ स्ट्रेट लाइन है। वो तो मतलब वो ऐसे शेप बनाते हैं ना हम, इस तरह से। तो अगर आप ये बीच वाला रीजन ले लोगे तो इसको हम स्ट्रेट लाइन बोल देते हैं। बट हाइपरबोला इज अ बेटर आंसर, क्योंकि वो तो एग्जैक्ट हो ही गया ना। मतलब 14th क्वेश्चन वैसे अभी हमें पढ़ना है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। बट बेसिकली क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा में कन्वर्ट कर दो। इलेक्ट्रॉन्स के लिए लैम्डा क्या बन जाएगा, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आपने, h/mv। तो उससे लैम्डा निकाल सकते हो आप। थर्टींथ वो ही उससे रिलेटेड हो गया, बिट्स स्लिट बिट्स से कर लेंगे। और कहीं बच्चों, सी पार्ट? सी के फोर्थ का क्या आंसर आ रहा है बच्चों? मतलब ठीक है आंसर? ठीक है। हाइपरबोला वाला मैं ये कह रहा था कि जो शेप होती है J15, जो थ्योरी में भी पूछ लो अगर कोई डाउट है। सर इसके अंदर ना मतलब ऐसे कहा हुआ है कि जब वो ज्यादा कलर्स वाली करते होते हैं तो इसने मतलब ऐसे कहा है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है उसके नियरेस्ट रेड वाली होगी। वो गलत नहीं है? कहाँ लिखा? J15 पे उसके बीच में है, बिल्कुल फोर्थ एग्जांपल के ऊपर। हाँ 10 नीचे नीचे। समझ। Fringe closest on either side of central white fringe is red and farthest will appear blue.
नहीं, इसमें क्या चक्कर है बच्चों? एक तरीका हो सकता है सोचने का कि आप ऐसे सोचो कि किसका सबसे पहले मतलब किसका सबसे जल्दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ रहा है ना? मैं अभी समझाता हूँ उसमें क्या इशू हो सकता है। मान लो मैं कोई y पे लिखूं जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है ना? तो ये बताओ कि सेंटर के पास, ठीक है, सेंटर के बिल्कुल पास किसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने का ज्यादा चांस है, वायलेट का या रेड का? जिसका लैम्डा कम होगा, है ना? इफ y इज स्मॉल, तो जिसका भी लैम्डा स्मॉल होगा वो उसको सेटिस्फाई कर देगा कंडीशन को। तो मतलब फॉर स्मॉल y जितनी स्मॉलर वेवलेंथ्स हैं उन सबका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो वो तो खत्म हो गई। और तो कौन सी बची रह जाएगी? रेड, है ना? ऐसा हो सकता है ना कि y अभी इतना कम है कि स्मॉलर वेवलेंथ्स का तो डिस्ट्रक्टिव हो गया बट रेड का डिस्ट्रक्टिव नहीं हुआ। तो ये बात क्लियर हुई? मतलब जरूरी नहीं है ना कि जिसका कंस्ट्रक्टिव होगा वही दिखेगा, अगर कंस्ट्रक्टिव नहीं है, नॉर्मल भी है, तो भी तो वो दिख ही रहा है कलर। बच्चों समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे तो पक्का ही गलती हो सकती है। सर हमें मतलब रियलिटी में कौन सा दिखता होता है, मतलब यही सबसे पहले? रेड, अच्छा, ठीक ठीक है। मतलब जो लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बच्चों समझ आया? बोल दो भाई बाकी लोग यस नो कुछ। मुझे पता है अभी नहीं पढ़ी है थ्योरी। बट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई चांस ये वाला जो बच्चों कंसेप्ट है, दिस इज अनएक्सप्लोर्ड इन एग्जाम्स, आया नहीं है ये कहीं भी। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बच्चों में एक बार सारे डिस्कस कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ, जो इसका बच्चों डी पार्ट है, ठीक है, डी पार्ट वैसे तो कह रहा है कि सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट प्लेन। तो वैसे तो हम समझ सकते हैं कि इससे क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारा डी जो है वो स्मॉल डी के कंपैरिजन में फिर उतना बड़ा नहीं रहता, हमारी वो अप्रोक्सीमेशन खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो उसका कोई चक्कर नहीं है, ये भी कंडीशन है बट इसका क्या लॉजिक है ये आपको समझ नहीं आएगा, तो इसकी जरूरत नहीं है।
तो मतलब बट ये जो लिखा हुआ है बच्चों, ये याद रखना है हमने कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है इट गेट्स लेस एंड लेस शार्प and finally fringes disappear. तो ये बच्चों जो कंडीशन है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये कहां से आई? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट ये आपको जो इसका कंक्लूजन है ये पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों? हाइपरबोला वाला मैंने क्या बताया था कि जो शेप होती है फ्रिंजेस की वो रियलिटी में तो हाइपरबोलिक होती है, ठीक है? तो हम ऐसे बोल देते हैं कि जैसे हम जो ड्रॉ भी करते हैं, हम बिल्कुल बीच वाला पार्ट ड्रॉ करते हैं ना, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो बीच वाला पार्ट होता है वो नियरली स्ट्रेट लाइन टाइप ही होता है। लेकिन हमने मतलब अगर हमें शेप पूछी गई है तो हम तो ऑफ कोर्स हाइपरबोलिक ही आंसर करेंगे, ठीक है? उसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये ना एक्चुअली डी में मतलब फिजिकली इसका क्या लॉजिक है, फिजिकली एक और मतलब फिनोमेना होता है डिफ्रैक्शन, हम अभी आगे देखेंगे। तो मतलब कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें कि ये इंटरफेरेंस की जगह डिफ्रैक्शन वाला जो फिनोमेना है वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाता है, इसलिए ऐसा कुछ बन जाता है। J12 पे क्या कह रहे हो? J12 पे 4 कहाँ है? कि इन्होंने n+1/2 लिखा है, ये कह रहे हो? कोई चक्कर नहीं है, वो तो मैंने आपको बताया था, जैसे मर्जी लिख लो, है ना? बस वो तो ये ध्यान रखना है कि n+1/2 लिखोगे तो अब यहाँ पे इन्होंने ये गलत लिख दिया। अगर इस तरह लिखेंगे तो हम फिर n=0 को फर्स्ट डार्क फ्रिंज बोलेंगे, राइट? यही गलती होती है ना? इसीलिए मैंने n-1/2 बोला था आपको, यहाँ भी वही गलत लिखा हुआ है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों वी कंटिन्यू विद द वेरिएशंस इन YDSE। नेक्स्ट है बच्चों इफेक्ट ऑफ स्लिट विड्थ।
तो बच्चों क्या होता है कि जितना हम स्लिट की विड्थ बढ़ाएंगे उतना ज्यादा लाइट आएगी हमारे पास, है ना, उतना ज्यादा एनर्जी आएगी। तो बेसिकली उतनी ज्यादा इंटेंसिटी बन जाएगी। तो क्या होता है, जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ स्लिट। ठीक है, मतलब ये इंटेंसिटी कौन सी, जो स्क्रीन पे इंटेंसिटी बनेगी। तो मतलब स्लिट विड्थ को आप डबल कर दोगे तो एरिया डबल हो गया, तो विच वुड मीन कि जो इंटेंसिटी है वो डबल हो गई। तो बच्चों जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि हमने एक स्लिट की विड्थ को डबल कर दिया दूसरे के कंपैरिजन में, फिर क्या होगा। यहाँ पे ना ये भी बच्चों विड्थ भी गलत सेंस में यूज हो जाता है थोड़ा सा। मतलब यस, स्लिट तो क्या होता है, स्लिट इज अ हॉरिजॉन्टल कट, राइट। तो तो मतलब ये अब थोड़ा सी गलती है, ये कहीं हर जगह ऐसे ही लिख देते हैं बस। मतलब हम एक्चुअली जब हम विड्थ की बात कर, ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे आंसर पे, बट जब वो विड्थ की बात करते हैं ना, दे यूजुअली मीन दिस डायमेंशन, कि मतलब थोड़ा मोटा कट डाल दिया। ऑल्दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, क्योंकि हमें तो एरिया से मतलब है ना, तो वो तो चाहे लेंथ बढ़ाओ चाहे ब्रेड्थ बढ़ाओ, एरिया तो सेम ही बढ़ा। तो बेसिकली अगर आपने एक स्लिट की विड्थ डबल कर दी बच्चों, तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन टू द ब्राइट फ्रिंजेस, जो मतलब ओरिजिनली ब्राइट फ्रिंजेस थे। मतलब मान लो पहले इंटेंसिटी आई ईच थी, तो अब क्या हो गई इंटेंसिटी, तो जो ब्राइट फ्रिंज है, ये 3i/2 पता नहीं आपने कैसे लिखा है। अब तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी आई इंटू 1 + √2 का स्क्वायर बनेगी ना। √i1 + √i2 होल स्क्वायर, है ना।
विच इज ग्रेटर देन 4i जो कि पहले थी। एंड व्हाट अबाउट इंटेंसिटी ऑफ डार्क फ्रिंज, वो क्या बन जाएगी बच्चों? फिर गलत। √i1 माइनस √i2 होल स्क्वायर। तो ये 0 से बड़ी हो गई कि डार्क फ्रिंजेस की तो पहले 0 ही थी। तो क्या मतलब हुआ इस केस में? कि जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं बिकम ब्राइटर, एंड व्हाट अबाउट डार्क फ्रिंजेस? इवन दे बिकम ब्राइटर, इजंट इट? डार्क फ्रिंजेस पे तो पहले 0 थी, लेकिन अब कुछ इंटेंसिटी तो हो गई। तो ये ध्यान रखना है। वो एकदम माइंड में ऐसा आता है ब्राइट बिकम ब्राइटर, डार्क बिकम डार्कर, नहीं, डार्क ऑल्सो बिकम ब्राइटर। मुझे समझ आ रहा है? तो मतलब इसमें ये ऐसा ही बन सकता है केस कि विड्थ को डबल कर दिया, हाफ कर दिया एंड सो ऑन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे चेंज इन मीडियम की। अगर हम बच्चों सारे के सारे सेटअप को ही किसी और मीडियम के अंदर कर दें, if whole experiment is carried out in some other medium, मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो एक बार सोचो क्या होगा। जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं उनको देख के बताओ क्या चेंज आना चाहिए। एक्सक्यूज मी सर, यस, पिछले क्वेश्चन में जो आई है वो सोर्स की इंटेंसिटी है या जो पहले ब्राइट फ्रिंज बन रही थी उसकी इंटेंसिटी है? सोर्स की। और जो हमने मतलब रिजल्ट लिखा इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, वो ऑन स्क्रीन मतलब क्यों लिखा? उसमें हमने वो ऐसे लिखना चाहिए कि भाई सोर्स की जो मतलब उस सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ रही है जैसे हमने नीचे वाले क्वेश्चन में किया। एक्चुअली क्या होता है, मतलब लेट मी एक्सप्लेन दिस। ये ना थोड़ा सा मतलब अगेन ये लिखा गड़बड़ होता है क्वेश्चन में। लिखते ऐसे ही है कि सोर्स की इंटेंसिटी बढ़ा दी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन पर इसलिए लिखा था कि ये आपका डाउट एक ये आ सकता था। आप सोचो कि जैसे मान लो ये स्लिट है ना, जिसका मैंने कहा कि हमने एरिया डबल कर दिया। तो जो यहां पे इंटेंसिटी है वो पावर अपॉन एरिया होगी। अब जब आपने एरिया ही डबल कर दिया
तो पावर डबल आ रही है, पीछे से जो भी लाइट आ रही है अब वो ज्यादा आएगी इतने से होल में। तो जो यहां इंटेंसिटी है इसको क्या होगा स्लिट विड्थ बढ़ाने से? वो तो सेम ही रहेगी, isn't it? मुझे ये बात समझ आती है कि ये सेम क्यों रही? सोच लो एक बार। मैं बात कर रहा हूं जहां स्लिट है, अगर आपने स्लिट का एरिया बढ़ाया तो उस स्लिट पे अब ज्यादा एनर्जी आ रही है। तो बेसिकली क्या हुआ, लाइट भी बढ़ गई, एरिया भी बढ़ गया। मतलब इट इज लाइक सेइंग, अगर मैं आपको कहूं बच्चों कि एक पॉइंट सोर्स है एक स्फीयर के सेंटर पे पड़ा है, तो स्फीयर का आप इतना सा पोर्शन लो वर्सेस इतना सा पोर्शन लो, बड़ा पोर्शन। व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द इंटेंसिटीज ऑफ 1 and 2? सेम और डिफरेंट? इंटेंसिटी तो सेम ही आएगी। एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो 1 और 2 की इंटेंसिटी सेम है ना। आप जितना मर्जी एरिया बड़ा कर दो इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उतना ही पावर भी बढ़ती जा रही है। तो वही बात ऊपर है, आप S1 को जितना मर्जी बड़ा कर दो, उसके ऊपर पीछे से जहां से भी लाइट आ रही है उसके हिसाब से S1 पे तो इंटेंसिटी सेम रहेगी। ठीक है, ये मतलब अलंकित बड़ा अच्छा डाउट उठाया आपने, ये ना कहीं पे भी जनरली क्लियर नहीं किया होता। तो यहां तो इंटेंसिटी सेम रहेगी, अब कहां पे बदलेगी इंटेंसिटी? इंटेंसिटी बदलेगी स्क्रीन के ऊपर, जो पॉइंट हम स्क्रीन पे ले रहे हैं वहां पे क्यों इंटेंसिटी बढ़ेगी? क्योंकि जितना आप स्लिट का एरिया बढ़ा रहे हो, अब वहां से उतनी ज्यादा एनर्जी किसी एक ही पॉइंट पे पहुंच रही है, isn't it? तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन में जो आप जितने भी क्वेश्चंस देखोगे उन सब में ना लिखा ऐसे ही होता है कि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स, कि इंटेंसिटी ऑफ स्लिट 1, इंटेंसिटी ऑफ स्लिट 2, लेकिन उसका मीनिंग ये होता है कि इंटेंसिटी ड्यू टू S1 एट पॉइंट P। मतलब हम जब भी इंटेंसिटी की बात करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी की बात करते हैं, ना कि स्लिट के ऊपर।
क्वेश्चन में लिखा चाहे वो स्लिट होता है, उसका मतलब यही होता है कि वो स्क्रीन की इंटेंसिटी है। ये बात मुझे समझ आ रही है? सर स्क्रीन पे इंटेंसिटी तो इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि मतलब दोनों स्लिट से कितनी इंटेंसिटी आ रही है। हाँ तो वही, मतलब कि अगर हम कहते हैं कि भाई आई हमने कहा, तो इसका मतलब कि दोनों से आई ईच आ रही है और फिर वो इंटरफेयर होके कुछ और बन जाएगी। हाँ जी। हाँ, तो फिर यहाँ तो मतलब दोनों सोर्सेस से तो मतलब दोनों स्लिट से तो इंटेंसिटी सेम रही, तो फिर फाइनली क्यों चेंज कर रही है? नहीं, अगर हमने क्या कहा है कि भाई ओरिजिनली दोनों से आई ईच आ रही थी, अब हमने एक स्लिट के वेट को डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि वहां से फिर अब 2i आएगी। वो 2i क्यों आएगी समझो, P का एरिया नहीं हमने चेंज किया, लेकिन जब आप S1 का एरिया बढ़ा रहे हो तो P के ऊपर जो एनर्जी पहुंच रही है अब वो ज्यादा पहुंचेगी अगर आप स्लिट विड्थ बढ़ा दोगे। ये समझ आ रहा है? ऐसे सोचो, केस 1 ऐसे एक स्लिट S1 है, ठीक है, जिसपे पीछे से कोई लाइट आ रही है और उससे लाइट P पे पहुंची। केस 2, अब हमने S1 को बड़ा कर दिया, अब जो लाइट P पे पहुंची तो हमने P का एरिया नहीं चेंज किया, राइट? तो अगर हमने P का एरिया चेंज नहीं किया तो क्या सेकंड केस में, इसको ऐसे भी पुट कर सकते हो, फॉर्मूला से भी पुट कर सकते हो, यस, अगर आपको कि इंटेंसिटी क्या होएगी, जो पावर आ रही है P पे अपॉन एरिया ऑफ P, है ना? तो क्या सेकंड केस में P के ऊपर ज्यादा पावर आएगी कंपेयर टू फर्स्ट केस? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि सेकंड केस में, और बट हमने P का एरिया नहीं चेंज किया, P तो वही पॉइंट है ना? तो सेम पॉइंट पे अब ज्यादा लाइट रेज आ रही हैं, ज्यादा एनर्जी आ रही है कंपेयर टू द फर्स्ट केस, है ना? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि P पे इंटेंसिटी बढ़ गई। बच्चों ये बात समझ आई? सर मतलब इंटेंसिटी की हम जब भी बात करते हैं, वो इंटेंसिटी का इंप्लाइड मीनिंग ये होता है कि वो स्क्रीन के ऊपर जो इंटेंसिटी है उसकी बात हो रही है, ठीक है? अदरवाइज तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाती है ना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ स्लिट। हमने तो ये कहा था कि इंटेंसिटी तो पावर अपॉन एरिया होती है। हाँ जी। सर जो लाइट रेज जैसे स्लिट के एरिया से निकली, हम्म, वो जब जैसे पी पे जाएंगे, अगर हमने पी का एरिया फिक्स किया है, हम्म। तो मतलब वो लाइट रेज भी तो मतलब पी पी पे वो जो पोर्शन आएगा एरिया, उसका भी कुछ कुछ पोर्शन ही गिरेगा, मतलब बाकी तो पी के आसपास ही चली जाएंगी, तो फिर पी पे इंटेंसिटी सेम नहीं रहनी चाहिए? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि P पर जहां से लाइट रेस पहुंच रही थी, P तो एक पॉइंट है, मतलब P पर पहले लाइट रे ऐसे आ रही है, एक ही जगह से आ रही है,
वर्सेस अब जहां Yes, से sir. लाइट रेज आ रही हैं, अगर आपने उसी को बड़ा कर दिया तो पी पे ज्यादा लाइट रेज पहुंच ही सकती हैं। Okay, मतलब sir. हाँ जी. कहाँ पी पे एक पॉइंट से पहुंचनी है, कहाँ मल्टीपल पॉइंट से पहुंच रही है। ठीक है सर. हाँ जी. बच्चों ये क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ जी। अब बताओ कि अगर एक्सपेरिमेंट को हम किसी और मीडियम में करेंगे तो क्या होगा। बेसिकली लैम्डा चेंज हो जाएगा, है ना। जो जहां पर भी लैम्डा आ रहा है वो लैम्डा अपॉन एन हो जाएगा, राइट। तो ऑब्वियसली जो फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी, जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा, तो ध्यान से समझो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सारे का सारा पैटर्न जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। है ना, मतलब हर 2 पॉइंट्स में जो सेपरेशन थी पहले, अब वो 1/n टाइम्स हो गई, और n तो बड़ा ही होता है 1 से। मतलब पैटर्न बनेगा वैसा ही, बस वो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम अलग अलग केसेस में देखेंगे क्या होता है, कि हम कह रहे हैं इस केस में और कोई फर्क नहीं पड़ा, बस पैटर्न जो है कंप्रेस हो गया। हाँ, तो यस ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फ्रिंजेस इंक्रीज हो जाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ फ्रिंजेस में लैम्डा डिनोमिनेटर में था, तो लैम्डा कम होगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ जाएंगे। क्या ये बात समझ आई बच्चों? बच्चों ये वाला जो केस है, ये केस हम बात कर रहे हैं कि जब पूरे का पूरा पैटर्न ही हमने मीडियम चेंज कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें थोड़े सा और वेरिएशंस क्रिएट करते हैं। उन वेरिएशंस को बच्चों पढ़ने के लिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं नोन एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। रिमेंबर पहले हमने जो टर्म पढ़ी थी वो क्या थी, पाथ लेंथ, है ना। उसका क्या मतलब था, सिंपली कि सोर्स से जो भी जिस पॉइंट तक हम जा रहे हैं वो डिस्टेंस, है ना, जो ट्रैवल किया। ठीक है, तो बच्चों जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ होती है उसको हम L से डिनोट करते हैं। बस उसमें क्या रखना होता है हमने, दैट इज समेशन ऑफ n इंटू एक्स। मतलब वेव, अगर मान लो वेव सोर्स से पॉइंट P तक अलग अलग मीडियम्स के थ्रू ट्रैवल कर रही है, तो हर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय हर मीडियम की पाथ लेंथ, तो इसको हम कहते हैं एज ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, अभी तक हमें इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हमने ऐसा कुछ केस ही नहीं बनाया था। ठीक है, बट अगर हम इतने लेवल का कॉम्प्लिकेटेड केस बनाएं जहां पे सोर्स से पी तक जाने में ही मीडियम चेंज हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेंगे जो कि नॉर्मल पाथ लेंथ को बस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो बच्चों हम ये समझते हैं कि ये हमने ली क्यों है। बेसिकली ये एकदम कहां से माइंड में आ गया कि ऐसे कर दो। याद करो कि जो हमारा, देखो हमारे को तो काम फेज डिफरेंस से है ना, सारा खेल तो फेज डिफरेंस का है। हमने पहले फेज डिफरेंस को कैसे लिख दिया था? सिंपली एज k डेल्टा x, है ना। ये है क्या? kx2 माइनस kx1। k क्या है? 2 पाई बाय लैम्डा। अब मान लो इन बिटवीन कोई मीडियम चेंज हो रहा है, तो होगा क्या लैम्डा को? वो लैम्डा बाय n हो जाएगा ना। तो आप कैसे लिख दोगे? 2 पाई बाय ये लैम्डा अपॉन n हो जाएगा। इस तरह की टर्म बन जाएगी। है ना। मान लो सिर्फ एक का हुआ है, दूसरे का नहीं हुआ। तो ये किस टाइप का बन गया? 2 पाई बाय लैम्डा कॉमन ले लो, nx2 माइनस x1 बन गया। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि यार बाकी सब कुछ तो पुराना ही यूज कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। बस फर्क क्या पड़ रहा है कि जो x है वो n से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो बस जो सारा कुछ हमने अभी सीखा था, हम उसमें क्या कह रहे थे कि भाई आपको ऑप्टिकल पाथ लेंथ लेनी है, राइट। मतलब सॉरी, पाथ लेंथ डिफरेंस लेना है, उससे डेल्टा फाई निकाल लो और सारा कुछ हो जाएगा। अब बस सिर्फ इतना फर्क पड़ा है कि इंस्टेड ऑफ डेल्टा एक्स we will take delta L। तो बस उसके आगे तो सारा कहानी फिर वही है कि डेल्टा फाई इज k डेल्टा L एंड सो ऑन। बच्चों क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि अगर मीडियम चेंज हो रहा हो तो हम पाथ लेंथ की जगह ऑप्टिकल पाथ लेंथ ले लेंगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और ऑप्टिकल पाथ लेंथ है क्या? बस उसको n से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसकी बच्चों हम एक पर्टिकुलर केस करते हैं। दिस इज YDSC विद ग्लास हुआ या प्लास्टिक फिल्म। तो बेसिकली व्हाट वी डू इज
सारे का सारा सेटअप एज इट इज है, ठीक है, सब कुछ वही है। नाउ व्हाट वी डू इज, हम लेट अस से स्लिट्स के आगे मतलब नॉर्मली अगर मान लो होता तो हम सीधा ऐसे दिखा देते कि ठीक है। अब लेट अस से कि हमने S1 के आगे ऐसे बच्चों एक कोई पतली सी फिल्म रख दी, ठीक है। बेसिकली तो मैंने थोड़ा सा अलग दिखा दी, इसका मतलब ये होता है कि आपने इसको वहां चिपका ही दिया S1 के आगे, ठीक है। और इसकी थिकनेस मान लो T हो गई, ठीक है। अभी हम फिलहाल सिर्फ एक के आगे दिखा रहे हैं, हम चाहते तो दूसरे के आगे भी दिखा सकते थे। एंड लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। बच्चों ये सिचुएशन क्लियर हो गई क्या है? गर्ल्स की तरफ से नहीं कोई मैसेज आ रहा। हम्म, तो अब बच्चों हम क्या ढूंढना चाहते हैं? बेसिकली वी वांट टू फाइंड आउट द ऑप्टिकल पाथ लेंथ्स, राइट। तो हमें जो पता है, हमने जो पहले निकाल ली थी विद आवर स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशंस, वो थी कि सिंपल जो पाथ लेंथ थी S2P माइनस S1P, वो dy/d आ गई थी, है ना। क्या ढूंढना, अब हम ढूंढना चाहते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ L2 माइनस L1। अब L2 क्या है? L2 में तो कोई मीडियम चेंज नहीं है, वो तो सिंपली S2P इंटू 1 ही हो गया। L1 क्या हो गया बच्चों? कैन आई राइट L1 एज, ध्यान से देखना, S1P माइनस T इंटू 1 प्लस T इंटू N। तो मैंने क्या किया है, बेसिकली जो लेंथ एयर में ट्रैवल हुई थी उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो n से में ट्रैवल की थी उसको n से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। और क्योंकि ये थिकनेस बहुत स्मॉल है, सो वी नीड नॉट बॉदर अबाउट कि हम कहें कि भाई वो थिकनेस तो हॉरिजॉन्टल में थी, वो लेंथ जो है वो स्लांट में है, वो नेग्लिजिबल फर्क पड़ेगा, ठीक है। हम सीधा सीधा ऐसे ही मान सकते हैं।
तो अब इस केस में हम देख सकते हैं कि जो L2 माइनस L1 है वो आ गया S2P माइनस S1P माइनस N इंटू T माइनस 1। ठीक है, S2P माइनस S1P की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाली हुई है, तो उस पर दोबारा मेहनत करने की जरूरत नहीं। उल्टा लिख दिया मैंने, है ना। राइट। तो अब बच्चों आगे कंडीशन सारी वही है। अब भाई ब्राइट फ्रिंजेस के लिए अब क्या कंडीशन बन जाएगी बच्चों? जो कंडीशन पहले डेल्टा एक्स पे थी अब वही कंडीशन डेल्टा एल पे लग जाएगी। डेल्टा एल इक्वल टू एन लैम्डा। तो dy by d minus t into n minus 1 is equal to n lambda। तो y क्या बन गया? n lambda d by d plus d by d into t into n minus 1। राइट। इससे बच्चों क्या समझ आया हमें कि क्या चेंज आया? अच्छा यस, एक कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों यहाँ पे n और m की, है ना। इसको n डैश कर दो। तो बच्चों इससे क्या समझ आ रहा है इस एक्सप्रेशन को देख के कि क्या चेंज आया? सारा पैटर्न शिफ्ट हो गया। ये बच्चों किस तरफ को शिफ्ट हुआ है? ऊपर। ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट हुआ? मतलब आई मीन नहीं वो तो ठीक है, मैथमेटिकली नहीं, मेरा मतलब फिजिकली हम कैसे समझेंगे कि ऊपर की तरफ क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि ऊपर वाली स्लिट के आगे आपने कुछ रखा था। ठीक है, यहीं पे अगर हमने बाई चांस नीचे वाली स्लिट के आगे रखा होता कुछ
तो पैटर्न नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता। तो हम ऐसे ही याद रखेंगे कि इट गेट्स शिफ्टेड towards the direction where the slab is placed. ठीक है, अगर बच्चों ऊपर भी रखा होता, नीचे भी रखा होता, फिर क्या होता? मतलब वो उस पर डिपेंड करता है ना, d/d इंटू T1 इंटू जो भी उसका ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, माइनस ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ये याद रखना बस कि ये ऊपर वाला है, तो ये जो भी आए एक्सप्रेशन, दिस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यस, 1 वाली स्लिट के लिए, यस 2 वाली स्लिट्स के लिए। बच्चों क्लियर हो गया ये? नहीं, यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, मतलब डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब बच्चों कुछ मिसलेनियस जो हम चेंजेस कर सकते हैं अपने सेटअप में। बच्चों मान लो जो लाइट इंसिडेंट है, मतलब बाकी सारी स्टैंडर्ड अप्रोक्सीमेशन सब कुछ वही है। लेट्स से जो लाइट इंसिडेंट है वो इस तरह से है। ठीक है, दिस इज
सम एंगल फाई। मुझे ध्यान से सॉल्व करके बताओ कि अब क्या होगा, क्या चेंज आएगा। अच्छा, एक ऊपर वाले केस में बचाओ, बताओ फ्रिंज विड्थ पे क्या चेंज आएगा। वो सेम ही रहेगी ना, सिर्फ शिफ्ट हो रहा है पैटर्न। तो इसमें बच्चों आपको ना ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे कि जैसे शिफ्ट हो रहा है, तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि जैसे मान लो जहां पे ओरिजिनली सेकंड ब्राइट फ्रिंज था, हो सकता है वहां पे सेंट्रल वाला जीरो वाला फ्रिंज पहुंच जाए, या डार्क वाला फ्रिंज पहुंच जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। जैसे जो मैं बोल रहा हूं, बताओ मान लो जहां पे ओरिजिनली सेकंड ब्राइट फ्रिंज था, वहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहुंच जाए, इसका मतलब कितना शिफ्ट हुआ। रिपीट, सुनो, जहां पे ओरिजिनली सेकंड ब्राइट फ्रिंज था, वहां पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पहुंच जाए। तो जो शिफ्ट है वो 2 बीटा हो गया ना। ये 0 वाला पॉइंट हो गया, ये बीटा वाला हो गया, ये 2 बीटा वाला हो गया। तो अगर यहां से यहां शिफ्ट कर गया इतना, तो ये सेटअप कितने अमाउंट से शिफ्ट कर गया, 2 बीटा अमाउंट से, इजंट इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। हाँ जी, चलो इसमें बताओ मुझे क्या होगा।
नहीं शोभित, गलत है। बच्चों फर्स्ट स्टेप सोचो बस, आगे तो बहुत आसान है। मतलब इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये जो मैंने रेज इस तरह से दिखा दी। कैसे फेज को कैसे पिक्चर में लेके आऊं मैं? बस बच्चों इसमें क्या करना था आपको? चलो बच्चों लास्ट 2 मिनट्स करो फटाफट।
हाँ जी, हम बच्चों बेसिकली क्या क्वांटिटी ढूंढना चाहते हैं? डेल्टा एक्स कहाँ से मेजर होगा? अगर हमें कोई ऐसे 2 पॉइंट्स मिल जाएं जिनका फेस सेम है ना? तो उसके आगे से बस मेजर कर लेंगे कि फर्दर कितना फेस चेंज आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं? बस हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसे वेव फ्रंट ले लूं, तो इस वेव फ्रंट के ऊपर तो पक्का है कि इन 2 पॉइंट्स का फेस सेम है, ए और बी का। राइट? तो अब क्या फर्क पड़ गया कि जो ऊपर वाली पाथ लेंथ है, x1, वो क्या हो गई? BC प्लस CP। नीचे वाली पाथ लेंथ x2 क्या है? AP। अब x2 माइनस x1 क्या हो गया? AP माइनस BC माइनस CP। AP माइनस AP माइनस CP तो हमने जो पहले लिखा था वही है। एक BC एक्स्ट्रा आ गया। तो BC क्या है? अब देखो इस फिगर से, D sin थीटा, isn't it? तो बाकी तो बिल्कुल सेम जो ऊपर किया था वही हो गया। sin 5। हाँ जी बच्चों, ये क्लियर हो गया? तो बच्चों इसमें ना आप समझ सकते हो बहुत सारी वेरिएशंस बन सकती हैं। मैं आगे ग्लास फिल्म भी लगा सकता था, तो फिर उसका भी टर्म आ जाएगा, है ना? बच्चों हुआ क्लियर ये? सर हमने पहले ये नहीं देखा था कि जो स्लिट पॉइंट्स होते हैं जैसे ए और सी, इनका सेम मतलब डेल्टा एक्स 0 होता है ए और सी पे, फिर बाद में हम डेल्टा एक्स निकालते होते हैं CP माइनस AP करके। हाँ, वो तब तक अगर हमने सोर्स सिमेट्रिकली रखा होता है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें सोर्स हमेशा मतलब A और C के सिमेट्रिक था ना। ओके सर, ओके सर। हाँ, यहाँ पे यही तो चेंज किया हमने।
सर इसमें हम पाथ डिफरेंस AP माइनस CP नहीं लिख सकते? क्या चीज फिर बोलो? जो पाथ डिफरेंस है वो हम AP माइनस CP नहीं लिख सकते बस? ना एक्स्ट्रा भी आ गया ना BC वाला, क्योंकि A और B का फेस सेम है। जो हम पहले क्वेश्चंस करते थे, जैसे जहां से हमने स्टार्ट किया था, ये देखो जी। हम सोर्स ऐसे बनाते थे, तो यहाँ पे तो S से S1 और S2 में कोई फर्क ही नहीं है, तो कोई फेज में चेंज नहीं आया। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि वो रेट एडी आ रही थी, तो वो पहले से ही मतलब S1 S2 पे पहुंचने से पहले ही एक फेज डिफरेंस आ गया, मतलब पाथ डिफरेंस आ गया, जो हमने कंसिडर करना। तो जो A के बाद जो रे है और जो C पॉइंट है उसका फेज सेम नहीं होगा? नहीं, क्यों? मतलब एक ही सोर्स से आ रही है लाइट। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता ना कि एक सोर्स से आ रही है, फर्क तो इससे पड़ता है कि अगर मतलब कि कितना ट्रैवल किया उसने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। अच्छा, हाँ जी। हाँ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो मतलब A और C पे सोर्सेज हैं, उनमें पहले से ही एक फेज डिफरेंस आ गया। हाँ बच्चों, क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। सो ये बच्चों अपना YDSC वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, तो आप इसका D पार्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसको 3A से भी करो टिल D। वो आप समझ ही गए हो क्यों, क्योंकि ये मतलब इतने ही पार्ट से क्वेश्चन आना है IIT में, राइट? तो बस आप 3A करोगे तो आपको और सारी वेरिएशंस का आइडिया लग जाएगा, राइट? बच्चों मैं ना एक क्लास मतलब आई विल ट्राई कि मैं ले पाऊं किसी ना किसी टाइम पे। तो अगर कोई ऐसा टाइम है जब आप चाहते हो कि मैं ना लूं, मुझे वो बता दो, मैं मतलब मैसेज करूंगा फिर क्लास का टाइम आपको एक दिन पहले। कोई भी दिन हो सकता है, मतलब थर्सडे फ्राइडे तो नहीं होगा। तो मे बी सैटरडे, मे बी संडे। हाँ, रात को रख लो, मेरे को तो ज्यादा सूटेबल है रात की क्लास। नहीं, मैं डिस्कशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं रेगुलर क्लास के लिए कह रहा हूँ। नहीं, मैं संडे इसलिए नहीं रखना चाहता, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैं संडे रात को अगर रखूंगा तो फिर मंडे सुबह तो फिर होएगी क्लास, मतलब वो इतनी मैं कंटिन्यूस नहीं रखना चाह रहा, वो फिर उसका काम वगैरह नहीं होगा कुछ। नहीं, फ्राइडे नाइट नहीं है पॉसिबल। एक्चुअली यार फ्राइडे की मैरिज है, तो कल वो लेडी संगीत है, और मुझे पता नहीं मैं मैरिज से कितने बजे फ्री होऊंगा। आज रात को रख लें? लेडी संगीत में अगर कोई बहुत मतलब बिल्कुल क्लोज की हो फिर तो जाना पड़ता है ना, मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज है।
आज रात को रख लें 11 बजे? नहीं 9 तो जल्दी है। नहीं भाई सुबह के 4 नहीं मैं रख सकता। टेन 30 रख लेते हैं। ठीक है, बट मेरा मैसेज आएगा, मतलब अगर क्लास होएगी 10:30 तो आई विल मैसेज यू बाय 8:30। ठीक है, चलो ओके बच्चों, बाय। तो इसका मतलब ये है कि प्लीज एक काम कर लेना इसका, वैसे तो अपना अगला पार्ट इससे रिलेटेड नहीं है, बट स्टिल अभी आज ही कर लेना इसका काम। ठीक है, ओके बच्चों, बाय।